हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारा जून में एग्जाम होना है ना, अभी तो उसकी मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि पेपर बहुत मीडियम में आएगा या कैसे होगा, इस तरह की बात उनके दिमाग में है। या फिर जेआरएफ की एज लिमिट क्या है, या फिर हम मतलब कितना मास्टर्स अगर हम कर रहे हैं तो ये एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मास्टर्स में कितना परसेंट होना चाहिए, और रिलैक्सेशन एज का रिलैक्सेशन क्या है। इस तरह के जो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में है, वो सब क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे, है ना। कोशिश करूंगा मैं सारी इंफॉर्मेशन आप तक चली जाए। और ये हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो यूजीसी का आया है जून 2024 में, इसके बारे में हम बात करेंगे जून 2024 के लिए, जिसमें हर बात की गई है कि आपका पैटर्न कैसा होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ये सारे जो क्वेश्चंस है, इसके आंसर हम अभी सारे आंसर आपके सामने इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से कंप्लीट वीडियो को सुनना है आपको और अच्छे से देखना है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हर चीज को अच्छे से सुनना है, देखना है। ठीक है, तो ये जो जून 2024 के लिए एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है एनटीए की तरफ से, ये मैं आपको सारा बता देता हूँ। कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले जो एग्जाम कब होगा और ये सारी बातें मैं आपको अगर बताऊं, तो देखो सीधी सी बात है, एग्जाम आपका होना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जाम आपको 16 जून को होना है। मैं आपको हर चीज आपको पढ़ के भी बता दूंगा। अगर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको थोड़ा कम दिख रहा है इसमें, तो एग्जाम आपको 16 जून को होना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा। पहले क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स के या डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में होते थे ना, उस तरह का नहीं होगा। तो इससे अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहले होते थे ना कि पेपर इजी आ गया, डिफिकल्ट आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन होता था। इस तरह की चीजें अब नहीं होगी। एग्जाम 16 जून को ही होगा और एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। वो भी हम आपको जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो मैं दिखा दूंगा। और फॉर्म भरने की डेट अभी शुरू हो चुकी है और 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट डेट तक का आपको कोई इंतजार नहीं करना, अभी से आराम से अपना फॉर्म आप फिल कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। और ये फीस वगैरह आपको सब हम पता लग जाएगी, फीस वगैरह दी हुई है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ये और इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, ये मैं सब पढ़ के नहीं बता रहा, जो आपके लिए मुझे लगता है कि आप जहां पे कंफ्यूजन में है, बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं बता देता हूं। एक ये वाली बात, जहां पे पहले 2 कैटेगरीज होती थी, अब 3 कैटेगरी बना दी गई है। कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि मैं कौन सी कैटेगरी को फिल करूं, तो 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ये जेआरएफ और नेट के लिए है, ये पहली कैटेगरी। तो जो स्टूडेंट जेआरएफ की लिमिट में आता है, मींस जेआरएफ की एज लिमिट में है, यानी कि 30, और आपको पता है कुछ कंडीशन में 35 एज है, अगर आप उसकी एज लिमिट में आते हो तो आप इस कैटेगरी 1 में जाइए। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। अगर आप एज आपकी 30 है, क्योंकि जनरल के लिए 30 है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनके लिए 35 है। तो अगर आप उस एज के अंडर आते हैं तो आप इस फर्स्ट कैटेगरी में चले जाइए। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी भरते हैं तो आप तीनों चीजों के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिए कि इसके जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, नेट के लिए भी एलिजिबल है, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। तीनों चीजों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट जेआरएफ के लिए एज लिमिट में नहीं है या एलिजिबल नहीं है, तो वो सिर्फ किस में भर सकता है, वो कैटेगरी 2 में भर सकता है। जो नेट क्वालिफाई करना चाह रहा है वो, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर मेरा नेट पहले से क्वालिफाई है, तो मुझे कौन सी कैटेगरी भरनी चाहिए अगर मेरी जेआरएफ की एज लिमिट नहीं है। अगर देखो जेआरएफ की एज लिमिट है तो फर्स्ट वाला ही जाना चाहिए। अगर जेआरएफ की एज लिमिट नहीं है और आपका नेट क्वालिफाई हो चुका है, तो आपको कैटेगरी 3 भरनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो, है ना। अगर 2 कब भरोगे आप कि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है और आप पहले जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप कैटेगरी 2 भरोगे। कैटेगरी 2 में आपको जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपको किसके लिए माना जाएगा, नेट के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, और कैटेगरी जो 3 है वो सिर्फ है पीएचडी एडमिशन के लिए, ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए। ये जेआरएफ के लिए भी ये क्या है, एलिजिबल नहीं है, नेट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है, पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये तीनों कैटेगरीज आपको समझ में आ गई होगी कि कब आपको कौन सी कैटेगरी भरनी है। मैं फिर बता देता हूं कि अगर कैटेगरी 1 भरोगे तो आपको जेआरएफ
नेट और पीएचडी एडमिशन, यानी कि आप एज लिमिट में है क्या उसकी, तो आपको कैटेगरी 1 भरना है। अगर आप एज लिमिट में नहीं है और नेट क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि आपको पता है नेट के लिए कोई अपर एज नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, नेट के लिए कोई अपर एज नहीं, आप किसी भी एज में नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो आप कैटेगरी 2 में भरिए, और आपका नेट हो चुका है और पीएचडी एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो कैटेगरी 3 में चले जाइए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। ये सारा प्रोसेस बताया हुआ है पीएचडी एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा। आपका एग्जामिनेशन पहले ऑनलाइन होता था, लेकिन अब से ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट आपसे भरवाई जाएगी। ये लिखा हुआ है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, पैटर्न वो सेम जैसे आपके पास पहले भी 2 पेपर होते थे, अब भी 2 ही पेपर होंगे। ठीक है, पहले पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और सेकंड पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि पहला पेपर 100 मार्क्स का हो गया और सेकंड पेपर 200 मार्क्स का हो गया। ठीक है ना, और आपको एक बात और है, इसमें जो टाइम मिलेगा वो टोटल ड्यूरेशन मिलेगा, पहले कोई भी कर सकते हो आप, आपको पेपर टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे का मिलेगा, यानी कि 180 मिनट मिलेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप करने कंपलसरी है, इसमें ये बात लिखी हुई है, यानी कि हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं। ठीक है, 180 मिनट मिलेगी, यानी कि 3 घंटे मिलेंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है ना, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बात कर रहे थे कुछ नेगेटिव मार्किंग, वो भी अब की बार नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना, वो लाइन भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, याद रखना है ये। और मीडियम क्या होगा क्वेश्चन पेपर का, ये देखिए, आपको कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पेपर किस मीडियम में आएगा, तो द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश और हिंदी, दोनों मीडियम में होगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश में और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, अगर कोई लैंग्वेज पेपर नहीं है तो। ठीक है ना, और आप याद रखना, इसमें एक स्ट्रिक्टली बात लिखी हुई है, ये बात सारे स्टूडेंट गौर से सुन ले। इनमें लिखा हुआ है कि ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूज बाय द कैंडिडेट while filling the application form online. The option once exercise cannot be changed. अब आपको ये लिखा हुआ है कि आप जब वहां पे मीडियम बढ़ाया जाएगा आपसे कि आप किस क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में चाहते हैं, तो वो मीडियम आप केयरफुली भरिएगा। कारण ये है कि यहाँ पे आपको बाद में करेक्शन का टाइम या करेक्शन के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा, एक बार आपने जो मीडियम भर दिया वो ही रहेगा। ठीक है, इस बात को इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना, और एक बात और, जो आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चूज किया है, मतलब आपने हिंदी मीडियम चूज किया है या इंग्लिश मीडियम किया है, तो आंसर भी उसी मीडियम में ही देना है आपको। इसमें ये बात लिखी हुई है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा उसने एप्लीकेशन फॉर्म में मीडियम भरा था, उसी मीडियम में आपको आंसर करना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, ट्रांसलेशन गलत होती है, तो इंग्लिश जो वर्जन होगा वो फाइनल माना जाएगा, ये बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना आप मीडियम भरते टाइम। और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, लेकिन आप जो मीडियम चूज करोगे वहां पे उसी में आपको आंसर करना है, तो ध्यान से चूज करना मीडियम। ठीक है, और वही है, ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, और ये थर्ड जो ऑप्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व्ड है, जनरल ईडब्ल्यूएस में है, यानी कि देखो जनरल है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस में भी हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, उसके 55% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में? 55% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब है ऐसे नहीं हो 54.9 है मेरे, नहीं, 55% तो मिनिमम होना ही होना चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट ओबीसी के अंदर है, ठीक है ना, यानी बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल में है, शेड्यूल कास्ट में है, एसटी में है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, थर्ड जेंडर कैटेगरी है, वो कितना होना चाहिए, उसके एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि जहां रिजर्व नहीं है, अनरिजर्व है, जनरल ईडब्ल्यूएस में है, उसमें मास्टर में 55% होना चाहिए,
और जो SC है, ST है, OBC, नॉन क्रीमी लेयर है, वो 50% होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, थर्ड जेंडर है, उसमें क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि आपको 2 साल के अंदर वो डिग्री कंप्लीट करनी होती है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने PhD ओनली वाला सिलेक्ट किया है, आपको PhD में एडमिशन लेना है, तो आपको 1 साल का टाइम मिलेगा अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ये ध्यान रखना। यानी कि आप फाइनल ईयर में हो तभी वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1 साल का ही समय दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका आपको पता है 1 साल ही मार्क्स है वो वैलिड है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करूं मैं JRF के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं एज लिमिट JRF के लिए, तो देखिए JRF है, इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा, नॉट मोर देन 30 years एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। यानी कि हमारा एग्जाम पता है आपको जून में होना है, ठीक है, तो 1 जून तक उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि JRF की एज लिमिट 30 इयर्स है, ठीक है, जनरल के लिए, जनरल बॉयज के लिए। लेकिन इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। वो किसको दिया हुआ है, OBC NCL है, यानी कि जो OBC है नॉन क्रीमी लेयर में है, ठीक है, SC है, ST है, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या थर्ड जेंडर कैटेगरी है, और टू वुमेन एप्लीकेंट्स, और जितनी भी वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, वो इसके उनके लिए एज लिमिट JRF के लिए क्या है, 35 इयर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। और वरना जो जनरल में बॉयज हैं उनकी एज JRF की है 30 इयर्स, 30 साल, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। A relaxation of up to 5 years is provided to the candidate belonging to the OBC, NCL, SC, ST, PWD, third gender category and to women applicant, ये आपको ध्यान रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि नेट के लिए कोई भी आपको पता है अपर एज लिमिट नहीं है, और ना ही एडमिशन टू PhD के अंदर कोई अपर एज लिमिट है। सिर्फ JRF के लिए अपर एज लिमिट है 30 और 35, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये प्लीज ध्यान रखना, ये सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन मैंने जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जहां पे आपको कंफ्यूजन था, वो मैं सारी बात आपको बता चुका हूं। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो बिल्कुल ध्यान रखना कि ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जैसे ही आप फॉर्म भरो तो जो आपका कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने नाम भरें, अपने मदर फादर के नाम उसके अकॉर्डिंग भरें, डेट ऑफ बर्थ उसके अकॉर्डिंग भरें, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना कर दें। और आप 4 सिटीज को जो चूज कर सकते हैं, है ना, 4 सिटीज फॉर सेंटर फॉर योर चॉइस, ये आप 4 सिटीज को आप चूज कर सकते हैं कि कहां पे है ना, और स्कैन इमेज लगेगी। ये सारी चीज आप ध्यान से पढ़ लेना, इस कॉलम में दी हुई है कि कैसे किस तरह से आपको एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। और मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से फॉर्म को फिलअप करें, और मीडियम चूज करते टाइम विशेष सावधानी रखें, क्योंकि उसमें किसी टाइम का आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। हर एक पॉइंट को बहुत आराम से भरना है, क्योंकि आप पूरे टाइम तैयारी करते हो, और अगर फॉर्म भरने में दिक्कत कर दी ना, तो हर बार एग्जाम देने में बड़ी दिक्कत आएगी। मतलब यूं पूरे दिन सोचते रहोगे ये मेरे से गलती होगी, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है प्लीज। ये सारी लगभग इंफॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी है फ्रेंड्स। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी है फ्रेंड्स, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि जिस स्टूडेंट का पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस है और पेपर 2 एजुकेशन है, उनके लिए हमने 17 जून तक की वैलिडिटी के लिए एक रिकॉर्डेड बैच का ऑफर निकाला है। और पेपर 1 का तो अपना चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच के लिए एक क्रैश कोर्स है। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि मैं लास्ट टाइम में पूरा रिवीजन कर लूं अच्छे से, तो उसमें 10 की 10 यूनिट्स पेपर 1 में क्रैश कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में करवाई गई है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट के, वो कवर किया गया है ओनली 599 में। और ये ऑफर आपका 25 तारीख तक है, 25 अप्रैल तक है। और पेपर 2 पेपर 1 का ही अगर आप चाहते हो 500 प्लस क्वेश्चंस आप PYQ करो विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो ये अभ्यास बैच में है, ये भी 599 में है। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे दोनों चीज अच्छे से करनी है, पेपर 1 का थ्योरी भी अच्छे से करना है, लास्ट टाइम रिवीजन और PYQs प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसके लिए 999 है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in पर, और मोबाइल एप्लीकेशन अपनी SWMG है। और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है,
है ना, उसके लिए हमने 17 जून तक की वैलिडिटी रहेगी, इसकी याद रखना 17 जून 2024 तक, क्योंकि 16 जून को सारे एग्जाम हो जाने हैं आपके, 17 जून 2024 तक ही वैलिडिटी रहेगी। और इसमें क्या है, 1999 रुपए में कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे इन्वायरमेंट साइंस के। ऐसे ही पेपर 2 एजुकेशन है किसी का, तो 1999 यानी कि 1999 रुपए में आपको क्या मिलेगा, पूरे के पूरी 10 की 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी 17 जून तक रहेगी। कब तक रहेगी, 17 जून तक रहेगी। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। तो और नेक्स्ट सेशन के लिए भी हमने ऑफर, दिसंबर के लिए भी एडमिशन ओपन है। जो नेक्स्ट बैच के लिए तैयारी करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। सब वेबसाइट पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहां जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो अपने चित्त को शांत रखें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। फॉर्म बहुत आराम से भरना है, चित्त को शांत रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करें, बहुत आराम से। प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं, बाद में स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती, मेरे को पता नहीं था, ये वो सब बातें, इनका कोई मतलब नहीं है। प्लीज आराम से फॉर्म फिलअप करना, उसको समय देना, ठीक है, क्योंकि जिसकी तैयारी के लिए इतना समय देते हो तो अप्लाई करने में बहुत अच्छे से अप्लाई करें उसको, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करो बिना किसी टेंशन के, चित्त को रिलैक्स रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।